So here we are doing the Sale of Goods Act 1930 and today our topic is stipulations in sale of goods. जब हम कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, सेल करते हैं, तो हमारी कुछ स्टिपुलेशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं, जिनके बेसिस पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट बनता है और ये स्टिपुलेशंस हम डिस्कस करेंगे अंडर सेक्शन 11 एंड 12। ये दो सेक्शंस आपकी स्टिपुलेशन की बात करते हैं अंडर सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सो स्टिपुलेशन मैंने आपको बता दिया, स्टिपुलेशन क्या होते हैं, द वेरी बेसिस जिन पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनता है, दीज आर द बेसिस। और यही स्टिपुलेशंस बताती हैं कि ये असेंशियल है या ये जस्ट सेकेंडरी प्रेफरेंस है हमारे कॉन्ट्रैक्ट की। स्टिपुलेशंस को बच्चे हमने कैसे डिवाइड किया है, वी डिवाइडेड देम अंडर सेक्शन 11 एंड 12 एज यू कैन सी। सो सेक्शन 11 में हमने लिखा है स्टिपुलेशन एज टू टाइम, मीन्स आपका टाइम का बेसिस होता है, टाइम के बेसिस पर जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एंड नेक्स्ट इज स्टिपुलेशन एज टू गुड्स। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए बच्चे, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। जब हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या राइट्स हैं अगर हमारे स्टिपुलेशंस जो हैं कॉन्ट्रैरी हुए, ठीक है, इनका रेपुडिएशन हुआ, तो क्या हमारा कॉन्ट्रैक्ट पर इफेक्ट होगा, वो हम स्टडी करेंगे। स्टिपुलेशन एज टू टाइम को भी आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, दिस इज गिवन इन योर सेक्शन 11 एंड दिस इज इन सेक्शन 12, जो हमने कल भी कुछ डिस्कस किया था इसका पार्ट लास्ट सेशन में। पहले हम डिस्कस करते हैं कि टाइम को भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कैसे? एक टाइम का आपका प्रेफरेंस होती है टाइम ऑफ पेमेंट, राइट। पेमेंट मीन्स जब आप प्राइस पे करते हो, आपने जो सामान खरीदा है उसका प्राइस जब पे करना है, वो कब जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट में। एंड नेक्स्ट इज टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, ठीक है। तो हम सेक्शन 11 में ये पता करेंगे कि टाइम ऑफ पेमेंट कितना असेंशियल है एक कॉन्ट्रैक्ट में, और अगर टाइम पेमेंट जो है वो टाइमली नहीं की गई तो क्या जो सेलर है उसके पास राइट है कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करने का, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, ब्रीच करने का। एंड सेम वे हम ये देखेंगे कि परफॉर्मेंस कब की है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है जो वो परफॉर्मेंस को असेंशियल मांगता है कि नहीं। मीन्स किसी पार्टी ने कहा है कि मुझे विद इन वीक ये सामान चाहिए, तो मतलब वो वीक का जो उसने टाइम पीरियड दिया है उसी के अंदर वो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस है, आपको परफॉर्मेंस उसी पे करनी है। अगर आप वीक को क्रॉस कर जाते हो और आपकी परफॉर्मेंस तब तक नहीं हो पाती है, तो क्या बायर के पास राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट करे और आपसे डैमेज क्लेम करे, ये हम देखेंगे। एंड देन वी विल सी स्टिपुलेशन एज टू गुड। सो फर्स्टली टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ प्राइस, इट्स दिस इज बच्चे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 हमारा जो जनरल रूल है वो क्या कहता है, दैट स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट, पहले हम पेमेंट की बात करते हैं। जो पेमेंट है दिस विल नॉट बी डीम टू कंडीशन, कंडीशन मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया, कंडीशन जो वेरी बेसिस वेरी एसेंशियल थिंग, और अगर आपकी कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वहीं पर ही रेपुडिएट खत्म कर सकते हैं और अपने डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। सो पेमेंट का बोला गया है दे विल नॉट बी डीम टू बी कंडीशन, ये कंडीशंस नहीं होती, मींस इतना जरूरी नहीं होता है पेमेंट का टाइम। पेमेंट आप कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर लेटर ऑन भी कर सकते हो इफ कॉन्ट्रैरी इंटेंशन इज नॉट एक्सप्रेस्ड। अगर कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ये मेंशन है कि आपको डिलीवरी के टाइम पर ही पेमेंट करनी है, अदरवाइज हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल समझेंगे, तब तो देखिए पेमेंट कंडीशन ही बन गई है। बट अगर पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं ऐसा एक्सप्रेसली सेलर ने बोला है कि मुझे अभी चाहिए या लेटर ऑन चाहिए, तो वो मान के चलिए आपका सेकेंडरी प्रेफरेंस है, एज अ इम्प्लाइड वारंटी काम करेगी, कंडीशन नहीं होती वो, राइट। सो अगर आप देखें अब टाइम ऑफ परफॉर्मेंस की बात, तो टाइम ऑफ परफॉर्मेंस में क्या है बच्चे, दैट स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ परफॉर्मेंस पर एक्ट हमारा साइलेंट है। साइलेंट इसलिए है क्योंकि हर कॉन्ट्रैक्ट का एक अलग वे होता है मेकिंग का, और उस कॉन्ट्रैक्ट को ही रीड करके हम बता सकते हैं कि वहां पर परफॉर्मेंस जो है वो असेंशियल है कि नहीं है। जैसे टाइम ऑफ पेमेंट अगर एक्सप्रेस मेंशन है, देखिए मेंशन है तो हम उसको मान के चलेंगे यस इट इज असेंशियल, और आपने टाइमली नहीं किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट हो गया। अगर नोट मेंशन, आपने कुछ पेमेंट का नहीं मेंशन किया है तो असेंशियल नहीं होगा, इट विल बी नॉट असेंशियल।
वेयर एज टाइम ऑफ परफॉर्मेंस में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने लिखा है या नहीं लिखा इससे फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉन्ट्रैक्ट को रीड किया जाएगा और उससे लगेगा कि वो असेंशियल में आता है कैटेगरी में या नॉट असेंशियल में आता है, ठीक है। सो वेदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ परफॉर्मेंस और अदर टर्म्स जो है ये एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं, दैट विल डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इट विल डिपेंड ऑन टर्म्स, आपने कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा है, किस बेसिस पर आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगी तो आपको पता लगेगा। एंड नाउ इट इज वेल सेटल्ड बाय कोर्ट्स दैट इन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस जो होती हैं स्टिपुलेशन अदर देन सच एज रिलेटेड टू टाइम ऑफ पेमेंट, टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टाइम बिल्कुल जरूरी है कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में, क्योंकि टाइम पर अगर ट्रांजैक्शन नहीं हुई तो पार्टीज सेटिस्फाई नहीं होती और वो आपका पेमेंट नहीं करेंगे क्योंकि उनको टाइमली परफॉर्मेंस चाहिए। एक हमारा केस था बच्चे हार्ले वर्सेस हायमन। हार्ले वर्सेस हायमन में क्या था, इसमें कोर्ट ने बोला दैट कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स, यहाँ पर रूल क्लियर है दैट टाइम जो है वो असेंशियल होता ही है। कॉन्ट्रैक्ट के केस में लाइक डिलीवरी आपकी टाइम पर होनी चाहिए और वो हमारा परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगी ही करेगी। वन वॉज योर मेन एग्जाम्पल मैं देती हूँ, एक केस था बच्चे वासो एंटरप्राइजेज वर्सेज मेसर्स जे जे ऑयल मिल्स। इसमें क्या था ऑयल मिल्स में, दैट सेलर ने एक ग्राउंडनट ऑयल होता है उसकी डिलीवरी का ऑर्डर लिया एंड देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट जिसमें वासो एंटरप्राइजेज के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया। वहां पर ये बोला गया, स्टिपुलेशन रखी गई दैट शिपमेंट के रिगार्डिंग, क्या शिपमेंट के रिगार्डिंग, कि गुड्स जो होने चाहिए वो पर्टिकुलर इस नेम की शिप से आने चाहिए, ठीक है। शिप का नेम लगा लीजिए एस एस है, जो भी है। एंड इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त के महीने में हमें डिलीवरी चाहिए। तो उन्होंने दो कंडीशन हमें कॉन्ट्रैक्ट से पता लगी, एक तो शिप की बात हो रही थी और एक बात हो रही थी कि मंथ ऑफ डिलीवरी, ठीक है ना, अगस्त के मंथ में हमें डिलीवरी चाहिए। अच्छे से समझिएगा एग्जाम्पल को। तो इसमें क्या हुआ दैट गुड्स जो होने चाहिए वो इस पोर्ट पे आए वो अलग चीज है। तो ये होगी नाउ एज शिप केम लेट, जिस पोर्ट पर सामान आना था वो शिप लेट आई, शिप वही थी, ठीक है, शिप उसी में ही सेंड किया गया, बट वो लेट आई और इसलिए अगस्त के महीने में डिलीवरी नहीं हुई। अब इसमें इशू ये था, द इशू इन्वॉल्व वाज विच स्टिपुलेशन इज मोर इंपॉर्टेंट, वेदर वाज इट अबाउट शिप क्योंकि उन्होंने शिप तो वही भेजी है, या वेदर इट्स अबाउट टाइम। सो इसमें कोर्ट ने बोला था दैट बोथ द स्टिपुलेशंस आर द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर एसेंशियल बिकॉज दोनों ही स्पेसिफिकली कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन थी। एंड सो वॉयलेशन इनमें से किसी का भी होता, एनीवन, ये राइट देता है बायर को कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दे, उस कॉन्ट्रैक्ट को वहीं खत्म कर दे। समझ में आया बच्चे? सो कंडीशंस आपको देखनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट को रीड करना है परफॉर्मेंस के रिगार्ड में। नेक्स्ट एक और एग्जांपल हम पढ़ते हैं, दैट वाज ब्रिटिश पेंट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल रहा है ब्रिटिश पेंट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप अपने नोट्स में भी लिखते जाइए। इसमें क्या था बच्चे, कॉन्ट्रैक्ट बना ब्रिटिश पेंट लिमिटेड के साथ और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में, क्या होने का कि वो सप्लाई करेंगे पेंट, और कब तक करेंगे, अक्टूबर के महीने तक उन हमें सप्लाई चाहिए, ये बोला यूनियन ऑफ इंडिया ने। ब्रिटिश पेंट लिमिटेड ने ये कहा कि सर हमें थोड़ा सा टाइम एक्सटेंड करके दीजिए, अक्टूबर तक हमारी डिलीवरी फुली नहीं हो पाएगी, जितना आपको मतलब जितने टन्स आपको पेंट चाहिए उतना हम नहीं कर पाएंगे। तो यूनियन ऑफ इंडिया ने ये टाइम एक्सटेंड करके टिल अप्रैल तक कर दिया, ठीक है, आप अक्टूबर तक नहीं दे सकते, तो अप्रैल इज द लास्ट मंथ और इसके बाद हम डिलीवरी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राइट ये हो चुका है। नाउ सम क्वांटिटी जो जितनी भी उन्होंने डिलीवरी में बोला था, फॉर एग्जांपल मैं मान के चलती हूँ 500 कैंस बोले, 500 कैंस में से 300 कैंस वो अक्टूबर से अप्रैल के बीच के मंथ में डिलीवर कर दिए उन्होंने, ठीक है। सम क्वांटिटी ऑफ पेंट वाज डिलीवर्ड बिटवीन दीज टू डेट्स विच वाज चेक्ड एंड एक्सेप्टेड, यूनियन ऑफ इंडिया ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। बट लेटर जो सम क्वांटिटी थी वो जो इन यूनियन ऑफ इंडिया ने है वो रिजेक्ट कर दी। रिजेक्ट क्यों करी? फर्स्ट थिंग इट वाज नॉट वेल इन टाइम, टाइम पर नहीं आई अप्रैल तक, एंड सेकंड इट वाज ऑफ सब स्टैंडर्ड। सो ब्रिटिश पेंट लिमिटेड जो थी उन्होंने ये दो रीजंस उनके जो था, भाई एक तो टाइम पर नहीं आई और एक सब स्टैंडर्ड के, इनको चैलेंज किया कोर्ट में। क्या बोला? दैट रिजेक्शन ऑन द ग्राउंड दैट पेंट वाज नॉट ऑफ सब स्टैंडर्ड एज द मेथड ऑफ चेकिंग वाज नॉट प्रॉपर, ये हम एक्सेप्ट नहीं करते, उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया। ये बात जब कोर्ट में गई तो कोर्ट ने इस कंटेंशन को रिजेक्ट कर दिया।
ब्रिटिश पेंट लिमिटेड की कि नहीं, अगर उनको सब स्टैंडर्ड का लग रहा है तो वो लग रहा है, आपकी क्वांटिटी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। चलिए, फिर ब्रिटिश पेंट लिमिटेड ने सेकंड कंटेंशन उठाई, दैट सिंस टाइम वाज एक्सटेंडेड, भाई जब उन्होंने ऑलरेडी अक्टूबर से अप्रैल बढ़ा दिया तो हमें लगा टाइम तो इतना जरूरी था नहीं, अप्रैल के बाद 2-3 महीने और ऊपर ले लिए। जब इन्होंने अक्टूबर से अप्रैल बढ़ा दिया, 6 महीने 7 महीने जो भी टाइम पीरियड है, तो उसके बाद तो वो और भी एक्सटेंड कर ही सकते थे। सो टाइम इज नॉट द एसेंस, बट कोर्ट ने यहां पर भी इनकी कंटेंशन को रिजेक्ट किया, क्या कह के, दैट when time is extended by any party, that extended time also becomes the essence of contract। जब उन्होंने स्पेसिफिकली टाइम को एक्सटेंड करके बताया है कि हमें अब चाहिए, तो इसका मतलब उन्होंने अब ये एसेंस कर दिया है, एसेंशियल कर दिया है, हमें अप्रैल तक ही चाहिए। सो उनकी इन दोनों बातों को कोर्ट ने रिजेक्ट किया और फेवर यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में डिसीजन आया दैट टाइम यहाँ पर परफॉर्मेंस का भी मैटर करता है और वो जो सबस्टैंडर्ड था वो भी मैटर करता है, राइट। सो दिस इज अबाउट स्टिपुलेशन ऑफ टाइम। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर थिंग, सेक्शन 12, जो कि हमने लास्ट सेशन में भी किया है, असेंशियल और कोलेट्रल टर्म्स, स्टेपुलेशन एज टू गुड्स के रिगार्डिंग में। ओके और गुड्स में हमने कल क्या था 12 क्लोज 2 एंड 12 क्लोज 3 में, 2 में थी आपकी कंडीशंस एंड 3 में थी आपकी वारंटीज। यही थी कंडीशंस, होती हैं जो कि बहुत असेंशियल होती हैं एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और इन टर्म्स पे ही अगर आपकी कंडीशंस मैच नहीं कर पाती हैं बायर के साथ सेलर की, तो वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और वारंटीज वो होती हैं जो कि सेकंड प्रेफरेंस है, आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करोगे, मतलब बायर के पास कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का राइट नहीं है, बट वो हाँ वारंटीज पर अगर कोई हार्म हुआ है तो वो डैमेज क्लेम कर सकता है, बट कंडीशंस पर अगर कोई हार्म हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर सकता है। अब बात उठती है कि कंडीशंस और वारंटीज हैं क्या क्या। सो मैंने बताया था देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल एज टू विच स्टिपुलेशन जो है वो कंडीशन है, विच वन इज वारंटी। हमारा जो 12 का ही क्लोज 4 क्या कहता है, दैट कंडीशन और वारंटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनाया गया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेम कॉन्ट्रैक्ट अगर दो पार्टीज हैं बच्चे, एक पार्टी ए बी है और एक पार्टी सी डी है, वही कंडीशंस ए बी के बीच में वही टर्म्स ए बी के बीच में कंडीशंस हो सकती हैं और वही टर्म्स सी डी के बीच में वारंटीज हो सकती हैं, क्योंकि सी डी शायद उनको इतना कंसीडर नहीं कर रही। ठीक है, जैसे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, शायद बी को चाहिए मुझे व्हाइट कलर की ही कार लेनी है, कलर उसके लिए बहुत मैटर कर रहा है, तो ये उसकी कंडीशन है, बट डी को इतना कलर का नहीं है, वो उसकी सेकंड प्रेफरेंस है, वो वारंटी हुई। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। सो कंडीशंस और वारंटी डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। एंड नेक्स्ट थिंग इज स्टिपुलेशन जो है मे बी कंडीशन दो टर्म्ड एज वारंटी इन द कॉन्ट्रैक्ट। कई बार ऐसा होता है कि वो वारंटीज में हमने पढ़ी है बट वो कंडीशन ही होती है, ये भी हमें कोर्ट अपने पूरे अच्छे से मैटर को डिसाइड करते हैं और उसके बाद पता लगाती है कंडीशन की कैटेगरी में आता है कि वारंटी में। नाउ वेदर अ स्टिपुलेशन जो है वो कंडीशन है वारंटी है, दैट कोर्ट शुड लुक एट द एक्चुअल टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कंप्लीटली कि वो कंडीशन की कैटेगरी में आएगी कि वारंटीज की कैटेगरी में आएगी। नाउ व्हेन देयर इज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बाय द सेलर, जब सेलर अगर कंडीशंस का ब्रीच करता है, ओके कंडीशंस मींस जो बहुत असेंशियल है एक कॉन्ट्रैक्ट में, तो बायर के पास क्या राइट है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ही मे ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएट, मतलब वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, लेने से मना कर देगा, या फिर वेव द कंडीशन, मतलब ये भी कह सकता है चलो ठीक है कोई बात नहीं आपने कर दिया मैं फिर भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ही मे एक्सेप्ट द गुड्स विदाउट ब्रिंगिंग एनी एक्शन, ना भी लेके आए कोई एक्शन सेलर के बीच में, उसके साथ शायद उसके अच्छे वो है कॉन्टेक्ट्स हैं। नेक्स्ट, ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी, वो ये मान के चलेगा चलिए आपने गलत तो कर दिया है, मैं आपके साथ गुड्स को चलो एक्सेप्ट कर लेता हूँ और आप कोर्ट में नहीं जाता हूँ, बट आपको मेरे को डैमेज देने पड़ेंगे, ही कैन क्लेम डैमेजेस कि देखिए आपने गलत नुकसान तो मुझे करा ही है, ही मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग देम एंड कैन क्लेम डैमेजेस एज इफ देयर वाज ब्रीच ऑफ वारंटी ओनली। Okay, so this is about the stipulations in sale of goods, and I hope you understood today's session. It was very important and I thought it's also very interesting. आपको बहुत इससे इंफॉर्मेशन मिली है, नॉलेज मिली है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है टेबुलर फॉर्म में, ये डिविजन करके दिखानी है स्टिपुलेशन एज टू टाइम गुड्स, और नेक्स्ट इसका बताना है पेमेंट एंड परफॉर्मेंस, क्या असेंशियल टर्म्स हैं और क्या नॉन असेंशियल टर्म्स है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द
टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और हमारी ये कोर्ट की ही ड्यूटी बनती है अच्छे से रीड करके डिसाइड करे कि एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है या वारंटी होती है. So with this session is over and I hope you understood it. Wait till the next session. Have a good day. Thank you.